अब हम पढ़ने वाले हैं एस्केप वेलोसिटी। ये एस्केप वेलोसिटी क्या होती है ये देखते हैं। एस्केप वेलोसिटी को वीई से डिनोट किया जाता है और ये काफी इंटरेस्टिंग वेलोसिटी होती है। अगर एस्केप वेलोसिटी से किसी भी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जाए, ऊपर की ओर से अर्थ के अगेंस्ट थ्रो किया जाए, तो वो कभी अर्थ पे लौट करके दोबारा नहीं आता है। मतलब एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जो किसी ऑब्जेक्ट को देने पर वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाता है। मतलब जहां तक अर्थ का इंपैक्ट है उससे बाहर चला जाएगा, मतलब अर्थ उसको वापस खींच नहीं पाएगा। वो वेलोसिटी कहलाती है एस्केप वेलोसिटी। तो काफी इंटरेस्टिंग है ये। तो एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, इसका डेरिवेशन हम कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू क्या होती है। ऑब्वियसली अगर ये वेलोसिटी है तो किसी भी वेलोसिटी की वैल्यू मीटर पर सेकंड में होगी, और अगर हम इसकी वेलोसिटी मिल जाती है तो हम इजीली पता कर सकते हैं कि हमें किसी ऑब्जेक्ट को अगर अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर फेंकना है तो हमें उसको कौन सी स्पीड देनी पड़ेगी। वैसे अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अभी मैं इसका डेरिवेशन करने वाला हूं, और जब इसका हम डेरिवेशन करेंगे तो डेरिवेशन के बाद मैं बताऊंगा कि ये वैल्यू कैसे आया। जब हम डेरिवेशन करेंगे उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हम देखेंगे कि अर्थ के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू आती है कि हम डेरिवेशन करेंगे और उसमें जो भी क्वांटिटी होगी अगर हम उसकी वैल्यू को उसमें पुट करेंगे तो हमें एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू मिलती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं तो कभी भी वो अर्थ पे वापस लौट करके नहीं आएगा, वो हमेशा अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा। तो चलिए देखते हैं एस्केप वेलोसिटी का डेरिवेशन। हम सब जानते हैं कि सपोज ये अर्थ है और अर्थ पे हमने कितनी स्पीड दिया, एस्केप वेलोसिटी v दिया। v देने के बाद सपोज यहां तक अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है, मान लो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है यहां तक, मतलब यहां तक अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो अर्थ उसको खींचने की कैपेसिटी रखता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट इसके बाहर चला जाता है तो अब इसको अर्थ वापस नीचे की ओर खींच नहीं पाएगा। इसका मतलब कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को एस्केप वेलोसिटी देना है, इसका मतलब कि हमें उस ऑब्जेक्ट को इस तरीके से फेंकना है, इस स्पीड से फेंकना है कि वो इस पॉइंट को पार कर जाए, मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए। राइट, इस बाहर वाले पोजीशन का हम नाम ले लेते हैं इन्फिनिटी, क्योंकि वो कितना ऊपर है कोई नहीं जानता। राइट, तो हम उस पॉइंट को क्या ले लेते हैं, इन्फिनिटी। हमेशा मान के चलते हैं ये हमारा अर्थ का सरफेस है और ये इन्फिनिटी पोजीशन है। इस इन्फिनिटी पोजीशन पे ऑब्जेक्ट अगर चला जाता है तो वापस लौट करके नहीं आएगा, क्योंकि इस इन्फिनिटी पोजीशन पर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स 0 लगता है। राइट, और ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर की पोजीशन होती है, इसलिए यहाँ पर अर्थ की ग्रेविटी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब हम देखते हैं इसका डेरिवेशन। इसके डेरिवेशन करने से पहले मैं थोड़ा सा एनर्जी का एक टॉपिक रिकॉल करा देता हूँ। हम सबने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हमने देखा था कि एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हम सबने पढ़ा था। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि किसी भी सिचुएशन में, किसी भी एक सिस्टम के अंदर, किसी एक सिस्टम के अंदर उसकी टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है। मतलब अगर हम किसी एक सिस्टम की बात करें तो उस सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो कुछ हमें अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को समझना है तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज ग्राउंड से हमने किसी बॉल को ऊपर की ओर थ्रो किया, ऊपर फेंका। जब हमने उसे ऊपर फेंका, सपोज वो एक पोजीशन तक जाने के बाद वापस लौट होकर नीचे आती है। सपोज वो ए से हमने उसको थ्रो किया, वो बी तक पहुंचा, बी से वो ऊपर तक जाती है, वापस लौट करके ए तक आती है। तो इस पूरी जर्नी में जिस भी पॉइंट पर, यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर अगर हम सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे वो सेम होता है। राइट, एनर्जी वाले चैप्टर में हम इसे एग्जांपल से देखेंगे और उसे हम मैथमेटिकली प्रूफ भी करेंगे कि सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट कैसे होगा। ठीक है, मैं एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी 0 है, काइनेटिक एनर्जी 100 है। तो सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी 100 + 0 100। सपोज यहाँ पर ऑब्जेक्ट किया, यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है सपोज 20 और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हो जाती है 80। सम करो 80 + 20, सम कितना आएगा 100। जैसे यहाँ पे पहुंचेगा तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी सपोज और बढ़ गई, हो गई 40। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 60। तो सम ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक 60 + 40 कितना हो जाएगा 100। तो किसी भी पॉइंट पर अगर हम सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे वो हमेशा सेम आएगा, मतलब कांस्टेंट आएगा। यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी का जो हम डेरिवेशन करेंगे वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की हेल्प से करते हैं। तो डेरिवेशन करने के लिए हम यहाँ पर एक पोजीशन लेते हैं अर्थ सरफेस और एक पोजीशन लेते हैं इंफिनिटी। दो पोजीशन हमने लिया। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है, और अगर हम इस पूरे थ्रू आउट सिस्टम की बात करें तो इस सिस्टम में जो टोटल एनर्जी अर्थ के सरफेस पर होगा
और टोटल एनर्जी इंफिनिटी पर होगा, वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। इट मींस सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू द सम ऑफ एनर्जी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी एट इंफिनिटी। मतलब सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम और इंफिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम बराबर होगा, राइट। क्योंकि यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और इसके एक में इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे मैंने बॉल का एग्जांपल दिया, इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल है। हम इसे मैथमेटिकली वर्क एंड एनर्जी वाले चैप्टर में प्रूफ भी करेंगे। अभी हम देखते हैं कि तो सबसे पहले हम एट द सरफेस ऑफ अर्थ की बात करते हैं। एट द सरफेस ऑफ अर्थ, अगर हम सरफेस की बात करते हैं तो सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। देखो, जब इस ऑब्जेक्ट को यहां से थ्रो किया जाएगा, ऊपर ऊपर की ओर फेंका गया, इस समय इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो हम सब जानते हैं कि अर्थ के सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी या फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है। पोटेंशियल एनर्जी होता है -G(m)m अपॉन r+h। अभी मैंने पढ़ाया, राइट। अब अर्थ सरफेस पे H कितना होगा, ऑब्वियसली अर्थ सरफेस पे H कितना होता है, 0। तो हम r+h की जगह पे सिर्फ क्या लिख देते हैं, r। यानी अर्थ के सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी होगा -G(m)m अपॉन r। अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, अर्थ सरफेस पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो अर्थ सरफेस काइनेटिक एनर्जी, वैसे काइनेटिक एनर्जी का हमेशा ही फॉर्मूला होता है 12mv², लेकिन यहाँ पर v की जगह पे हम क्या बोलेंगे इसको, v, क्योंकि इसको हमने किस स्पीड से फेंका है, स्केप वेलोसिटी से फेंका है। तो स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला कुछ नहीं, हम v की जगह पे बस क्या लिख देंगे, वी ई, ताकि हमें पता चले कि हम किस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, स्केप वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं इंफिनिटी की। तो एट इंफिनिटी पोजीशन पे, फिगर को मैंने रब कर दिया है ये डेरिवेशन करने के लिए, फिगर को एज्यूम करना। इंफिनिटी पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, अभी हमने डेरिवेशन किया था। इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी होता है 0, अभी तो मैंने कराया था, तभी तो पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी पे 0 था, तो अर्थ सरफेस पे कितना हुआ था, निगेटिव। तो इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 0। अगर काइनेटिक एनर्जी की बात किया जाए तो ये अर्थ सरफेस है, बॉल को ऊपर फेंका गया। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जाता है, तो हम सब जानते हैं कि अर्थ उससे नीचे की ओर उस पर एक्सेलरेशन लगाता है। उस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं तो उससे हम ग्रेविटी के अगेंस्ट फेंक रहे हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट फेंक रहे हैं। इसका मतलब जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा उसकी स्पीड कम होती जाएगी, क्योंकि वो एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक रिटार्डेशन काम कर रहा है। ओके, एक्सेलरेशन का अपोजिट होता है रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन की वजह से ऑब्जेक्ट जैसे जैसे ऊपर जाता है उसकी स्पीड कम होती जाती है। तो जब वो इंफिनिटी पे पहुंचेगा तो कम होते होते इंफिनिटी पे उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 0। तो अगर स्पीड हो जाए 0 तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 इंटू एनीथिंग 0। सो इंफिनिटी पे काइनेटिक एनर्जी भी कितनी हो जाएगी, 0, राइट। सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी इतना, काइनेटिक एनर्जी इतना, इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी इतना, काइनेटिक एनर्जी। तो एज वी नो दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम डेरिवेशन में नीचे लिख देते हैं, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, by law of conservation of energy, total energy at the surface equal to total energy at infinity, right। total energy at surface equal to total energy at infinity।
तो सरफेस पे टोटल एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, दोनों को हम ऐड कर देंगे। इट मींस हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी एम अपॉन आर इक्वल टू 0 प्लस 0, क्योंकि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही क्या होंगे, 0। बस इसी को हम सॉल्व कर देंगे, बाकी टर्म्स को राइट साइड में ले जाएंगे और बी को लेफ्ट साइड में रखेंगे, हमें स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल जाएगा। इसके बाद का स्टेप ऊपर से हम लिख रहे हैं, तो यहां पर m और m भी क्या हो जाएगा, स्मॉल m भी कैंसिल, तो बचेगा वी स्क्वायर इक्वल टू 2 GM अपॉन आर। तो वी इक्वल टू अंडर रूट 2GM अपॉन हुआ हमारा स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने टेक्स्ट बुक में भी है, तो इसका डेरिवेशन एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे। अगर इस डेरिवेशन में किसी को किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट करेगा, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा। अब इसका एक और फॉर्मूला बनता है, और हम सब जानते हैं स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है, जीएम अपॉन आर स्क्वायर। देयरफॉर अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो जीएम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी आर स्क्वायर के बराबर। जी आर स्क्वायर की वैल्यू जीएम की जगह पे यहाँ पे पुट करेंगे तो वीई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 जीएम की जगह पे जी आर स्क्वायर अपॉन आर 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 कैंसिल, तो फाइनली वीई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 2G R। ये दोनों ही स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है, दोनों में से हम कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर हम फर्स्ट वाले फॉर्मूले की बात करें, इस वाले फॉर्मूले की, तो इस फॉर्मूले में अगर हम G की वैल्यू रखते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻11, M की वैल्यू रखते हैं, मास ऑफ अर्थ कितना होता है 6 इंटू 10⁻24 kg, और रेडियस ऑफ अर्थ रखते हैं 6400 किलोमीटर। अगर हम सारी वैल्यू को इसमें पुट करते हैं तो पुट करके सॉल्व जब करेंगे तो स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला मिलता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। ओके, ये डेरिवेशन को हमने मैथमेटिकली प्रूव किया, और प्रूव करने के बाद जब इनकी वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे तो हमने देखा कि स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आ रहा है, सॉरी स्केप वेलोसिटी की वैल्यू आ रही है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यही होती है स्केप वेलोसिटी। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इस स्पीड से अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं तो वो कभी भी अर्थ सरफेस से वापस लौट के नहीं आएगा। ओके, वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाता है। अब हम एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। हमने यहाँ पे दो डेरिवेशन किया, ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड स्केप वेलोसिटी, दोनों में एक बहुत अच्छा रिलेशन है, हम वो देखते हैं। हम सबने देखा कि ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट जीएम अपॉन आर, और स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2GM अपॉन आर। तो अगर हम दोनों में रिलेशन निकालना चाहें तो हम क्या हम ऐसा निकाल सकते हैं कि VE इज अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ VO, यस और नो, ये होता है रिलेशन। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये रिलेशन पूछ दिया जाता है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी और स्केप वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, तो स्केप वेलोसिटी इज रूट 2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। या फिर अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी पूछ दिया जाए तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2 टाइम्स ऑफ स्केप वेलोसिटी। ये फॉर्मूला तो बहुत इजी है, लेकिन बच्चे ना इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं। V इक्वल टू रूट 2 टाइम्स ऑफ PO है या फिर वो VO इक्वल टू रूट 2 टाइम्स ऑफ VE है, इसमें बच्चे बहुत बार गलती करते हैं। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं।